एक नौजवान स्मार्ट और मददगार लड़का पीट मेट्रो में सफर कर रहा था। उसने देखा कि एक माँ और उसकी छोटी बेटी के पास बैठने की जगह नहीं है। उसने तुरंत अपनी सीट उन्हें दे दी और उनके बैग उठाने में भी मदद की। छोटी बच्ची को खुश करने के लिए वह उसके साथ खेल खेलने लगा। इसी बीच पीट ने देखा कि एक काले कपड़ों वाला आदमी अपना बैग सीट के नीचे रखकर मेट्रो से उतर गया। उसे यह बात अजीब लगी। उसने जाकर बैग देखा और जब उसे खोला तो अंदर एक टाइम बम था। यह देखकर उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत मेट्रो का इमरजेंसी ब्रेक खींचा और जोर से चिल्लाया, बम है, सब लोग बाहर निकलो। लोगों में अफरा तफरी मच गई। पीट ने सारी हिम्मत जुटाई और उस मां बेटी को बाहर निकालने में मदद की, लेकिन तभी बम फट गया। आखिरी पल में उसने बच्ची को अपने शरीर से ढक लिया। बच्ची तो बच गई, लेकिन पीट बुरी तरह घायल हो गया। थोड़ी ही देर में पुलिस और एफबीआई पहुंची। सारी मेट्रो तहस नहस हो गई थी, पर शुक्र था कि सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हुई। कुछ दिन बाद जब पीट अस्पताल में होश में आया तो उसने देखा कि वही काला कपड़ों वाला आदमी बाहर भीड़ में खड़ा है। वह तुरंत उठकर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो आदमी भाग निकला। पीछा करते करते वे दोनों एक सुनसान गली में पहुंच गए। वहां दोनों के बीच झड़प हुई। इसी दौरान पीट ने देखा कि उस आदमी की कमर पर सांप जैसी एक टैटू बनी हुई है। वह आदमी फिर भाग गया और तभी एक तेज रफ्तार कार ने पीट को टक्कर मार दी। पीट फिर से घायल हो गया और अपराधी गायब हो गया। 1 साल बाद कहानी ने नया मोड़ लिया। उस धमाके के बाद पीट को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं। लोगों ने उसे शक की नजर से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पिता पर भी देशद्रोह का आरोप था। एफबीआई ने उसे अपने विभाग से हटा दिया और अब वह व्हाइट हाउस में एक मामूली क्लर्क जैसा काम करने लगा। सिर्फ व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ फॉल को ही पीट पर भरोसा था। वही था जिसने उसे एक गुप्त टीम डार्क नाइट एक्शन ग्रुप में भर्ती करवाया। अब उसका काम था हर रात 8 बजे एक पुराने टेलीफोन के पास बैठना, जो सिर्फ तब बजेगा जब कोई बड़ा राष्ट्रीय संकट होगा। पूरे 1 साल में वह फोन सिर्फ एक बार बजा, और वो भी गलती से। इसी के साथ कहानी में एंट्री होती है एक लड़की की। रोज अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, लेकिन उसके चाचा चाची उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। एक रात घर में अचानक झगड़े की आवाज आई। बिजली चली गई, नेटवर्क गायब था। रोज नीचे उतरी तो चाची ने डर में उस पर बंदूक तान दी, लेकिन पहचानने के बाद माफी मांगी। चाचा ने जल्दी से रोज को एक कागज दिया और कहा, इस नंबर पर फोन करना और ये कोड वाले शब्द बोलना। फिर उसे ऊपर की खिड़की से भागने को कहा। रोज जैसे ही ऊपर गई, घर पर हमला हो गया। काले कपड़ों वाला वही व्यक्ति अंदर घुस आया। उसने चाचा का गला स्टील वायर से दबाकर मार डाला और चाची को भी बेरहमी से खत्म कर दिया। रोज किसी तरह भागकर एक खाली घर में पहुंची और कांपते हाथों से उस नंबर पर कॉल किया जो कागज पर लिखा था। वह कॉल सीधे व्हाइट हाउस के अंडरग्राउंड रूम में बैठा पीट उठा रहा था। रोज के बोले शब्द उससे मेल नहीं खा रहे थे, इसलिए वह फोन काटने ही वाला था कि रोज रोते हुए चिल्लाई, प्लीज फोन मत काटो। उसने पूरे हादसे की बातें जल्दी जल्दी बताई। पीट ने तुरंत पुलिस और एफबीआई को सूचना दी और उसे समझाया, बाथरूम में जाकर दरवाजा बाहर से बंद कर लो, ताकि हमलावर समझे कि तुम छिप गई हो। रोज कांपते हुए बाथरूम में गई और अपनी सांसें थाम लीं। रोज को जब पीट ने बाथरूम में छिपने को कहा तो वह बहुत समझदारी से पेश आई। उसने फर्श पर आईना रख दिया और उसकी मदद से उस कातिल की हरकतें देखने लगी। वह कातिल, जो नीचे अकेला था, अब धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहा था। तभी अचानक बाहर पुलिस की सायरन बजने लगी। आवाज सुनते ही कातिल डर गया और भाग निकला। पुलिस अंदर आई, पूरे घर की तलाशी ली और रोज को सुरक्षित बाहर निकाला। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ फॉल ने तुरंत पीट को फोन किया और कहा कि वह रोज का ध्यान रखे। पीट को आदेश मिला कि वह खुद मौके पर जाकर रोज को पुलिस से अपने साथ ले आए। उसी समय एफबीआई के उप निदेशक हॉकिंस भी पहुंच गए थे। उन्होंने रोज से कई सवाल किए और उसे बताया कि उसके चाचा चाची की हत्या हो चुकी है। रोज को जब पता चला कि हॉकिंस व्हाइट हाउस से हैं, तो उसे थोड़ी घबराहट हुई, क्योंकि उसके चाचा चाची ने मरने से पहले कहा था कि व्हाइट हाउस के लोगों पर भरोसा मत करना। अचानक पीट वहां आया और रोज ने उसे पहचान लिया।
वह जान गई कि यही वह इंसान है जिसने फोन पर उसकी जान बचाई थी। हॉकिंस नाराज जरूर था, लेकिन फाल के आदेश से पीट को ही रोज की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिल गई। पीट रोज को अपने अपार्टमेंट ले गया। उसने रोज का फोन ले लिया और उससे कहा कि कुछ जरूरी कपड़े पैक कर ले। सुरक्षा के लिए उसने अपनी तिजोरी से नया फोन और बंदूक निकाली और रोज का असली फोन तिजोरी में छिपा दिया। घर में कैमरा भी लगा दिया ताकि सब पर नजर रख सके। रोज को जब अपने पहचान पत्र पर व्हाइट हाउस वर्कर लिखा दिखा तो उसे फिर शक हुआ। उसने पुलिस स्टेशन जाने की जिद की, मगर पीट ने उसे समझाया, अभी पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, मैं तुझे पूरी तरह बचाऊंगा। रोज थोड़ी डरी जरूर थी, पर उसने पीट पर भरोसा कर लिया। जैसे ही दोनों अपार्टमेंट से बाहर निकले, दो आदमी उनका पीछा करने लगे। पीट ने रोज को छिपा दिया और खुद उनका सामना किया। उन दोनों ने पीट पर आरोप लगाए, बोले कि वह भी भ्रष्ट है, जैसे उसका पिता था। पीट ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, उनके पहचान पत्र ले लिए और रोज के साथ वहां से निकल गया। रास्ते में पीट ने फाल को बताया कि उन पर हमला हो चुका है। फाल ने भरोसा दिलाया कि वह हाईवे पर सुरक्षा बढ़वाएगा। रोज ने पीट से पूछा कि लोग उसे गद्दार क्यों कहते हैं। तब पीट ने पूरी बात बताई। उसके पिता कभी जासूस थे और उन पर देशद्रोह का आरोप लगा था। बाद में पिता एक हादसे में मर गए। तभी से लोग पीट को भी गद्दार का बेटा कहते हैं। इतने में पीट ने देखा कि एक गाड़ी उनका पीछा कर रही है। उसने रोज को झुकने को कहा और मदद के लिए अपने साथी को फोन किया। तभी पीछे से फायरिंग शुरू हो गई। वही लोग थे जो रोज के घर पर हमला कर चुके थे। पीछा तेज हो गया, लेकिन पीट ने चतुराई से गाड़ी दौड़ाई और अचानक मोड़कर पीछा करने वालों को पीछे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद दोनों एक सुनसान गेस्ट हाउस पहुंचे जो पीट के दोस्त का था। वहां पीट ने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी ताकि कोई खतरा ना हो। उसने रोज के जख्मों की देखभाल भी की। रोज का मन डर और उलझन से भरा था। उसे लग रहा था यह सब सपना है। रात को जब रोज सो गई, पीट ने अपने अपार्टमेंट में लगे कैमरों की फुटेज चेक की। वहां कुछ काले कपड़े पहने लोग घुस चुके थे। उसने तुरंत फाल को खबर की। एजेंट्स भेजे गए, लेकिन जब तक वे पहुंचे, वो लोग गायब हो चुके थे। पीट ने कैमरे के फुटेज में देखा कि एक आदमी की उंगली में अलग सी अंगूठी थी। शायद वही किसी गिरोह की पहचान थी। उसने तस्वीर निकालकर फाल और हॉकिंस को भेज दी। सुबह पीट रोज को एक गुप्त बिल्डिंग में लेकर गया जहां फाल मौजूद था। अब रोज को औपचारिक रूप से एफबीआई को सौंपा जाना था, मगर रोजा अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसे सिर्फ पीट पर ही विश्वास था। फाल ने भी विरोध नहीं किया, लेकिन उसने फौरन समझाया कि यह मामला अब बहुत संवेदनशील है। हॉकिंस और फाल दोनों ने रोज से पूछताछ की, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया। उसने बस कहा कि उसने हमलावर का चेहरा नहीं देखा, उसे सिर्फ परछाई याद है। हॉकिंस को उम्मीद थी कि रोज कुछ बड़ा बताएगी, लेकिन बात नहीं बनी। पूछताछ बेकार गई, सबको निराशा लगी और सब वहां से चले गए। इसके बाद पीटर ने रोज को किसी अनजान जगह पर नहीं, बल्कि एक सुरक्षित होटल में ठहराया, जहां स्पेशल एजेंट उसकी सुरक्षा में तैनात थे। लेकिन यह सुरक्षा असली नहीं थी, बल्कि एक नरम कैद थी। न बाहर जाने की अनुमति, न इंटरनेट का इस्तेमाल। रोज पूरे दिन ऊबकर सिर्फ वॉलीबॉल खेल सकती थी। पीटर और रोज को अलग होना पड़ा क्योंकि पीटर को अपनी जांच आगे बढ़ानी थी। होटल के दरवाजे पर 2 एजेंट और लॉबी में 4 एजेंट तैनात थे, ताकि कोई बाहर या अंदर न जा सके। रोज के चाचा चाची दोनों एफबीआई एजेंट थे और उनकी हत्या से मामला इतना बड़ा हो गया कि अब बात राष्ट्रपति तक पहुंच गई। राष्ट्रपति ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ फाल को आदेश दिया कि पूरी सच्चाई सामने लाई जाए। इसके लिए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें एफबीआई और सीक्रेट सर्विस दोनों शामिल हुए। पीटर को इस मीटिंग में आम तौर पर आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उसने अब तक 2 बार रोज की जान बचाई थी, इसलिए उसे बुलाया गया। बैठक में फाल ने शक जताया कि कहीं एफबीआई के अंदर ही कोई गद्दार तो नहीं है, मगर डिप्टी डायरेक्टर हॉकिंस ने तुरंत इनकार कर दिया। बात बढ़ती गई और दोनों एजेंसियां आपस में बहस और आरोप प्रत्यारोप में उलझ गईं। मीटिंग खत्म होने के बाद फाल ने पीटर को रोक लिया। उसे हॉकिंस पर शक था, न कि उसकी पद या योग्यता पर, बल्कि उस चीज पर जो वह छिपा रहा है। इसलिए फाल ने पीटर को विशेष अनुमति दी
कि वह खुद रोज के रिश्तेदारों की हत्या की जांच करे। पीटर को अंगूठी का मामला याद आया, वही अजीब निशान जो पिछली बार फुटेज में दिखा था। जांच में पता चला कि वह निशान युगोस्लाविया के पुराने शाही परिवार से जुड़ा है। यह जानकारी रहस्यमयी थी, पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला और मामला फिर थम गया। इसी बीच अचानक उसका पुराना लैंडलाइन फोन बजा। कॉल रोज की थी। वो अब अकेली थी, अपने सारे प्रियजनों को खो चुकी थी और बस किसी से बात करना चाहती थी। पीटर ने सोचा शायद उसकी बातें किसी नए सुराग तक ले जाएं। दोनों देर रात तक बातचीत करते रहे। अगले दिन सुबह नाश्ते पर मिलने का वादा हुआ, लेकिन जब पीटर होटल पहुंचा तो नजारा बदल चुका था। सुरक्षा में लगे सारे एजेंट गायब थे। अचानक बिजली चली गई, पूरा होटल अंधेरे में डूब गया। पीटर जल्दी से सीढ़ियां चढ़ा। बिजली कटने की वजह से कमरा खुल चुका था। अंदर उसने रोज को जीवित देखा, लेकिन ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। वह तुरंत उसे लेकर बाहर निकलने लगा। तभी एक वेट्रेस के भेष में एक महिला ऊपर चढ़ रही थी। हाथ में साइलेंसर लगी पिस्तौल थी। पीटर और रोज ने जान बचाने के लिए दौड़ना शुरू किया। नीचे पहुंचते ही उन्होंने पिछले उस पुरुष हत्यारे को भी देख लिया। दोनों होटल रेस्टोरेंट से भागे और दूसरी मंजिल के एक स्टोर रूम में जाकर छिप गए। पीटर के पास अब गोलियां नहीं बची थीं, इसलिए उसने खिड़की से कूदने का फैसला किया। नीचे देखते ही वह फिसल गया, लेकिन घायल होने के बाद भी उठा और रोज को नीचे कूदने को कहा। रोज डर रही थी, लेकिन ऊपर से हत्यारा कमरे में पहुंच चुका था। मजबूर होकर वह भी नीचे कूद गई। दोनों दीवार से सटे रास्ते से भागे। हत्यारे ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। उसने अपनी साथी महिला हत्यारिन को आदेश दिया कि उनका पीछा करो। दोनों भागते हुए एक कपड़ों की दुकान पहुंचे। वहां रोज ने चालाकी से किसी राहगीर का फोन लिया और फाल को कॉल कर दी। पीटर ने पूछा, सुरक्षा एजेंटों को किसने हटाया? जवाब आया कि यह आदेश सीधे सिस्टम से गया था, और ऐसा आदेश सिर्फ कुछ लोगों को ही दे सकते हैं। राष्ट्रपति, चीफ ऑफ स्टाफ फाल, सीक्रेट सर्विस के 2 प्रमुख और एफबीआई के 2 उच्च अधिकारी। लेकिन इनमें से एक व्यक्ति से संपर्क नहीं हो रहा था, एफबीआई डिप्टी डायरेक्टर हॉकिंस। अब पूरा शक उसी पर गया। इसी दौरान महिला हत्यारिन को किसी ने आदेश दिया, मिशन बंद करो। उसने पीछे मुड़कर देखा, फिर पीछा छोड़ दिया। अब पीटर और रोज दोनों को एहसास हुआ कि यह खेल बहुत ऊपर तक फैला है, सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के भीतर तक का। रोज ने तय किया कि अब और भागना नहीं, अब जवाब ढूंढने होंगे। दोनों उसके पुराने घर लौटे, वही जगह जहां उसके चाचा चाची की हत्या हुई थी। घर वीरान था, फर्श पर अब भी खून के निशान मौजूद थे। रोज की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कसम खाई कि वह अपराधियों को सजा दिलाएगी। उसने पीटर को वह सब बताया जो उसने उस रात सुना था। उसके चाचा चाची किसी कोड और गुप्त संदेश की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था, व्हाइट हाउस में कोई भरोसेमंद नहीं और सिर्फ 7 दिन बचे हैं, उसके बाद सब कुछ मिट जाएगा। उसने याद किया कि वे जंगल में ड्राइविंग की बात कर रहे थे, शायद कोई गुप्त स्थान। पीटर ने यही संकेत पकड़ा। अब उन्हें उस जंगल तक जाना होगा। दोनों ने रोज के चाचा की पुरानी गाड़ी ली और पहाड़ी जंगल की ओर निकल पड़े। घंटे भर के सफर के बाद वे एक पुराने लकड़ी के घर पहुंचे, वही घर जहां रोज बचपन में आती थी। उन्होंने दिन भर घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। ठंडी रात हुई तो उन्होंने फायरप्लेस जलाया। उसी वक्त पीटर को दिखा कि एक ईंट हल्की सी हिल रही है। उसके पीछे छुपा था एक हार्ड ड्राइव, ठीक वही चीज जिसका जिक्र रोज के चाचा ने किया था। हार्ड ड्राइव जोड़ने पर पता चला कि वह एन्क्रिप्टेड है और उसका सुरक्षा स्तर सरकारी गोपनीय फाइलों जैसा है। लेकिन स्क्रीन पर जो नाम उभरा उसने सब कुछ बदल दिया। 2781, वही नंबर जो पिछले साल की मेट्रो बम विस्फोट वाली ट्रेन का था। यह कोई संयोग नहीं था। अब सवाल था, रोज के चाचा चाची का उस विस्फोट से क्या संबंध था? पीटर एंड रोज अब उस हार्ड ड्राइव के रहस्य को खोलने के लिए बेचैन थे। उसने तय किया कि अब सीधे चीफ ऑफ स्टाफ फाल से मदद मांगेगा। किसी भी ट्रैकिंग से बचने के लिए उसने डार्क ऑप्स चैनल का इस्तेमाल किया। यह एक गुप्त संचार लाइन थी जिसे कोई ट्रेस नहीं कर सकता था।
कॉल सीधे फाल के निजी फोन पर ट्रांसफर हुई। सबसे पहले पीटर ने सवाल किया, रोज की सुरक्षा टीम को किसने हटाया था? फाल का जवाब उसे चौंका गया। हॉकिंस ने। आदेश उसी के दफ्तर से जारी हुआ था। लेकिन तभी एक और खबर आई जिसने सबको हिला दिया। फाल ने बताया कि हॉकिंस की हत्या हो चुकी है। उसकी लाश मैरीलैंड के खेतों में मिली थी। पीटर और रोज दोनों सन्न रह गए। जिस व्यक्ति पर अब तक सबसे ज्यादा शक था, वही अब खुद मर चुका था। उन्होंने तुरंत फाल को बताया कि उन्हें रोज के चाचा चाची के घर से एक हार्ड ड्राइव मिली है और शक है कि उसका सीधा संबंध पिछले साल की मेट्रो विस्फोट घटना यानी ट्रेन 2781 से है। फाल ने सख्त लहजे में आदेश दिया, उसे और हार्ड ड्राइव दोनों को लेकर तुरंत व्हाइट हाउस आओ। अब यह मामला बेहद संवेदनशील हो गया है। रोज ने तुरंत इनकार कर दिया। उसे अब व्हाइट हाउस पर न एफबीआई पर और न ही अपने संपर्कों पर। दोनों जानते थे कि अगली सुबह जो भी होने वाला है वह या तो सच्चाई को सामने लाएगा या उन्हें हमेशा के लिए मिटा देगा। पीटर ने धीरे से रोज की ओर देखा और फुसफुसाया, अब हमारी बारी है पता लगाने की कि असली गद्दार कौन है। और इसी इरादे के साथ कहानी अब अपने अगले खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ने लगी, जहां भरोसे, राजनीति और मौत का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने वाला था।